नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के समय नेता कुछ भी बोल देते हैं। कोई कहता है 250 सीट ला रहे हैं, कोई कहता है 300 सीट ला रहे हैं। अब मोदी जी ठहरे तो मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 370 सीट ला रही है और एनडीए 400 सीट लेकर आ रही है। मोदी जी कह रहे हैं हर महफिल में, मंच पर। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी जी का गेम इस बार मोदी जी के ही चाणक्य अमित शाह ने फंसा दिया है। और मैं बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, जहां चाणक्य की खींचतान योगी जी से चल रही है, जहां ये जो शाह वर्सेस योगी की जो कोल्ड वॉर है, जिससे नुकसान इस बार हो सकता है यूपी में, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जहां चाणक्य ने, यहाँ मोदी जी के चाणक्य ने और एक छोटे चाणक्य, जी हाँ छोटे चाणक्य फडणवीस ने, जी हाँ शाह और फडणवीस ने महाराष्ट्र में मोदी जी का गेम वाकई फंसा दिया। महाराष्ट्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 48 सीटें, यूपी के बाद सेकंड बिगेस्ट स्टेट। अब दोस्तों यकीन मानिए, अगर मोदी जी के चाणक्य और मिनी चाणक्य, जी हाँ बड़े चाणक्य और छोटे चाणक्य ने अगर महाराष्ट्र में करिश्मा नहीं किया, इस बार करिश्मा नहीं किया, तो मोदी जी के लिए इस बार 2024 में सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। और महाराष्ट्र क्यों क्रूशल है, महाराष्ट्र दिस टाइम 2024 में डिसाइसिव क्यों है, निर्णायक क्यों है, जीत और हार क्यों तय करेगा? मुझे लगता है इस सवाल को जानने से पहले जरा ये जो लोकसभा है 2024 की, उसमें जो बीजेपी की जो एक्सरे रिपोर्ट है इलेक्शन की, पहले वो देखते हैं, उस ग्राफिक्स को देखते हैं और फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मोदी जी का असली किला कहाँ है, मोदी जी का असली गढ़ कहाँ है, मोदी जी होलसेल के भाव से सीटें कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लाते हैं होलसेल में। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी बेल्ट है उत्तर भारत की, जिसमें हरियाणा है 10 सीटों वाला, हिमाचल है, उसमें उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश 29 सीटों वाला, छत्तीसगढ़ 11 सीट वाला, उत्तर प्रदेश द बिग 80 सीट्स, फिर बिहार है 40 सीट, झारखंड है 14, दिल्ली है 7, 225 सीटें तो यही हो गई। और इसमें मैंने जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़ एक सीट वाला नहीं गिना, 225 सीट का ये चंक है, बिग चंक। और इसमें अगर मैं गुजरात भी जोड़ दीजिए, उसको भी हिंदी बेल्ट मान लीजिए, जब मोदी जी और अमित शाह की वो बेल्ट है तो उसको जोड़ देते हैं, तो ये सीटें हो गई 26। अगर गुजरात की जोड़िए तो 251, 251 सीट्स। अब हालांकि इस बार बिहार में 40 में से 39 सीटें मोदी जी को नहीं मिलने जा रही, पिछली बार स्वीप कर दिया था। केजरीवाल को जब से बंद किया है तो हरियाणा और दिल्ली में स्थिति खराब है, 7 में 7 सीटें नहीं मिलने जा रही। झारखंड में हेमंत सोरेन को बंद कर रखा, एक सेंटिमेंट्स हैं आदिवासियों के, आदिवासी बाहुल्य राज्य में, तो इस बार 14 में 12 नहीं मिलेंगी। यूपी में जो खींचतान चल रही है, आप मान के चलिए कि कम से कम 10-12 सीटें, 10-12 एटलीस्ट 10-12 सीटें बहुत बुरी तरह फंसी, 15 भी हो सकती, 20 भी हो सकती। तो ये जो सीटें फंसी हुई हैं, इसमें अगर मोदी जी को मैं ग्रेस नंबर दे दूं, 250 में से 200 सीट भी दे दूं, अगर ये गिनती 200, 250 में से 200 सीट भी ले जाएं इन दुश्वारियों के बावजूद, तो भी 72 सीट और चाहिए, 72 सीट्स और चाहिए सरकार बनाने के लिए। 100 सीट चाहिए 300 पार जाने के लिए। 370 की बात नहीं कर रहे, अभी 272 की बात करें कि सरकार बन रही कि नहीं बन रही है। 72 सीट्स मोर। अब ये 72 सीट्स कहाँ से आएंगी? अब बचते हैं मोदी जी के लिए 4 राज्य, 4 स्टेट्स बचते हैं मोदी जी के लिए। तमिलनाडु से ला नहीं सकते, केरल से ला नहीं सकते, आंध्र प्रदेश से ला नहीं सकते। 4 बड़े स्टेट हैं उनके, जिसमें सबसे बड़ा चंक है 48 सीट्स वाला महाराष्ट्र, उसके बाद बंगाल है 42 सीट वाला, पिछली बार 18 सीट ले गई थी, लेकिन इस बार फाइट बहुत टफ है। फिर कर्नाटक है, कर्नाटक में सरकार इस बार कांग्रेस की है, वेरी टफ फाइट। असम है, वहाँ भी फाइट है। तो ये जो 4 स्टेट हैं, जिसमें 2 में कांटे की टक्कर है, बंगाल और कर्नाटक में, असम में कह सकते फाइट है, खेल सारा रुक जाता है महाराष्ट्र में जाके। जो महाराष्ट्र में होगा वही देश में होगा इस बार। अब
अब दोस्तों मैंने ये एक्सरे रिपोर्ट आपको सिर्फ इसीलिए दिखाई कि आप देख लें, एक्सरे देख लें, खुद समझ लें कि स्थिति क्या है इस वक्त बीजेपी की। दाल पतली है, और अगर पतली है तो कहाँ पतली, और सबसे ज़्यादा जो दाल पतली दिख रही है बिहार, बंगाल, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इसकी बात ही नहीं कर रहा। दैट इज द स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, जहां पर राज ठाकरे जिनके पास सिर्फ 1% वोट है, 1% भी नहीं है, जिसके पास 1% वोट है, उसके आगे सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो अमित शाह टाइम नहीं देते थे, वो अमित शाह गुलदस्ते का इंतजार कर रहे हैं घर पे, जिस राज ठाकरे के लिए। नौबत यहां तक आ गई है, और नौबत यह भी है कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार आंख में आंख डालकर नहीं देखते। यह हाल है वहां एनडीए का। वहां क्या होने जा रहा है? क्या 48 में से इस बार 41 सीटें आएंगी? मोदी जी ने 2014 में 41 सीटें जीती, 2019 में 41 सीटें जीती, और दोनों बार उद्धव ठाकरे उनके साथ थे। इस बार उद्धव ठाकरे नहीं, उनके डमी हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं। क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बेहतर कोई पत्रकार अशोक वानखेड़े के अलावा महाराष्ट्र नहीं जानता है। और मैं महाराष्ट्र जानने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेबाकी से बोलना, निर्भीक होके बोलना और स्टेट को समझना, ये गुण चाहिए अगर सच्चाई सामने रखनी है आज के दौर में। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी कहाँ फंस रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है। क्या महाराष्ट्र फंस रहा है, द बिगेस्ट स्टेट आफ्टर यूपी? और अगर महाराष्ट्र में दाल पतली है तो फिर 4 जून को क्या होगा? सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, जो पहला सवाल है, 400 पार की गिनती, 370 पार की गिनती, मान लिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत लिया, केजरीवाल जेल में है, चलिए दिल्ली में भी 7 में से 5 सीट ले गए, उत्तर प्रदेश भी मोदी जी ले जाते हैं 80 में से 70, फिर भी गिनती 225 के ऊपर नहीं जाती। महाराष्ट्र जीतना जरूरी होगा, हिंदी हार्टलैंड के बाहर। बंगाल जीतना जरूरी होगा। बंगाल पे हमने कल ही वीडियो किया जिसमें हमने देखा कि बंगाल में 18 सीटों तक मोदी जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, 18 से कम स्कोर आएगा। मैं सीधा सवाल जो मुझे आखिर में करना चाहिए, मैं पहला सवाल कर रहा हूं, क्या मोदी महाराष्ट्र में इस बार, क्या मोदी महाराष्ट्र में इस बार 48 में से 40 सीट ले जा रहे हैं? ये 40 सीट इसलिए जरूरी है टाइगर, बिना इसके गणित नहीं बनती दिल्ली की। मेरा आकलन है कि 48 में से 8 सीटें भी आ गए तो अपने आप को भाग्यशाली उनको समझना होगा। टाइगर, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंगल डिजिट जो कह रहा हूँ, मैं ये कहना था आपको। उसका टाइगर एक मिनट, देखिए आप अथॉरिटी हैं, मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकता हूँ, मैं आपसे बहस तो करूंगा नहीं महाराष्ट्र पे, और ना ही जनता आपसे पूछ सकती है। जिस आदमी ने पूरा अपना करियर महाराष्ट्र को दे दिया हो, मैं उससे क्या सवाल करूंगा एक एक कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन आप जो बोल रहे हो उस पर यकीन नहीं होता टाइगर। आप 48 में 8 सीट दे रहे हो, मोदी जी 40 की बात कर रहे हैं। नहीं, यकीन आपको इसलिए करना पड़ेगा कि राज ठाकरे, जिसका 1% भी मतदाता नहीं है महाराष्ट्र में, यदि उसका भी बुके लेके आपको स्वागत करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी हालत बहुत पतली है। मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूं। आपको 40 में से 48 में से 40 सीटें आपको इसलिए आई थी क्योंकि आप शिवसेना के साथ में लड़े थे। वो पुलवामा का तड़का था, राष्ट्रवाद का तड़का था, और यदि ईडी का नोटिस नहीं जाता शरद पवार को तो उससे भी बुरी हालत थी। तो क्लीन स्वीप कर दिया था, उसके पीछे शिवसेना का मतदाता खड़ा था। लेकिन जब आपने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, आपको लगा विधायक हमारे साथ आ गए, सांसद हमारे साथ आ गए, तो मतदाता और कार्यकर्ता हमारे साथ आ गया, यहां पहला गच्चा खा गए। जब आपने ये समझ लिया कि एकनाथ शिंदे के साथ विधायक है, लेकिन विधायक का स्वागत करने के लिए गांव में लोग नहीं, तो फिर आपने उसकी पूर्ति करने के लिए शरद पवार की पार्टी तोड़ के अजित पवार को लाया। आपको लगा अजित पवार एग्रेसिव है तो उसके साथ मतदाता होगा। सारा यूथ और मतदाता आज फिर शरद पवार के साथ है। पिछले चुनाव में जब समझ गया टाइगर, आपकी बात मैं समझ गया, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे सही कर दीजिएगा।
आपका ये कहना है कि अमित शाह ने, मोदी जी के चाणक्य ने जब शिवसेना को ईडी के सहारे ब्रेक किया तो उनको लगा कि ये विधायक आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के सांसद आ रहे हैं तो वोटर भी साथ आ रहा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं वोटर नहीं आया, विधायक आ गए, वोटर नहीं आया। और यही चीज आप कह रहे हैं एनसीपी के साथ हुई कि शरद पवार के आपने विधायक तोड़ लिया, उसका भतीजा तोड़ लिया, उसके फाइनेंसर तोड़ लिए, वोटर नहीं आया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। एम आई राइट सर? यदि यस यस यदि शिवसेना के साथ आपको विश्वास था कि कार्यकर्ता और वोटर भी आया है, तो फिर आप अजित पवार को नहीं तोड़ के लाते। शिवसेना का एक्सपेरिमेंट फंस गया। उद्धव ठाकरे के पीछे सिंपैथी लोगों की खड़ी हो गई। ऐसे में आपको लगा कि जो करने गए, मैंने बनने गए चौबे जी और दुबे जी बन के वापस आ गए। फिर वापस चौबे जी बनने के लिए आपने फिर अजित पवार के यहां एक्सपेरिमेंट किया। वहां भी ये हुआ कि अजित पवार लाइबिलिटी के साथ आ गए, एसेट वहीं रह गए पीछे। अब महाविकास मतलब महायुति जिसको ये कहते हैं, एनडीए गठबंधन का प्रॉब्लम ये है कि 48 सीटों में 3 दावेदार हैं, तीनों ओरिजिनल है, ओरिजिनल बीजेपी, ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी। अब ये तीनों ओरिजिनल पिछले चुनाव में 20-20 सीटें लड़ी थी, तो क्या 48 की सीटें खींच के 60 करेंगे आप? नहीं, समझ गया। टाइगर आपने कहा कि वोटर नहीं आया, विधायक आए, मैं समझ गया। और मुझे लगता है महाराष्ट्र के बाहर जो हमारे दोस्त हैं सब समझ गए होंगे कि बुनियादी गलती ये हुई कि मोदी जी को ऐसा लगा कि भाई अगर विधायक ला रहे हैं तो उसके साथ उसका निर्वाचन क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी भी आएगी, वोटर भी आएगा, है ना। ये जो बहू है सारा दहेज भी लेके आएगी, वोट का दहेज भी आएगा, लेकिन वो वोट आया नहीं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर इतना बड़ा ब्लंडर टाइगर हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया मोदी जी का, अगर मैं एक आदमी को कहूं इसका गुनाहगार कौन है? क्या इसका गुनाहगार देवेंद्र फडणवीस है जिसने मिसलीड किया? इसका गुनाहगार मोदी है जिनका कैलकुलेशन गड़बड़ाया? या इसका गुनाहगार अमित शाह है जिनका ऑपरेशन गड़बड़ा गया? हु इज द सिंगल मैन रिस्पॉन्सिबल? सिंगल मैन रिस्पॉन्सिबल इज देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यदि लॉजिस्टिक नहीं बताते, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी आने की, उनको मुख्यमंत्री बनने की बड़ी जल्दी थी। नहीं, उनको तो मुख्यमंत्री भी तो नहीं बनाया ना। मैंने वही तो फंस गया ना मामला। वो खेल गए अपने फायदे के लिए, दिल्ली ने अपना फायदा उठाया, लेकिन इसका फायदा हुआ उद्धव ठाकरे को, गिरती हुई साख। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दीपक जी, यदि ये शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार 5 साल टिक जाती तो अगला चुनाव 48 में से 45 बीजेपी स्वीप करती लोकसभा में, और विधानसभा में 200 से ऊपर अकेले बीजेपी के सीट होती। ये होता, लेकिन इन्होंने गरम खाने के चक्कर में मुंह जला लिया। बीजेपी में कई बार क्या होता है, गृहिणी जब खाना बनाती है तो नमक ज्यादा होता है। जब नमक ज्यादा होता है तो पहला जुगाड़ ये होता है कि थोड़ी मलाई उसमें डालो। मलाई डाल के भी वो जुगाड़ ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, फिर दही डाला, अब उससे सब्जी का कलर भी बदल रहा है, लेकिन नमक कम नहीं हो रहा है, अब नींबू निचोड़ रहे हैं, अब वो पूरी रेसिपी ही बिगड़ गई है। और वो रेसिपी को परोसने के पहले कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। अब ओरिजिनल रेसिपी क्या है ये वो भी भूल गए। आप कह रहे हैं कि पहले एकनाथ शिंदे की मलाई डाली, फिर अजीत पवार का दही डाला, बाद में राज ठाकरे का नींबू निचोड़ दिया अमित शाह ने। अब देखिए, एकनाथ शिंदे का इतना दुर्भाग्य समझे, यदि जो खबरें आ रही है वो सही हो तो, कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना को क्रेडिबिलिटी देने के लिए ये राज ठाकरे को वहां अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को बता रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आप अपने पार्टी का अध्यक्ष राज ठाकरे को बताइए, ताकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हो तो कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ तो कहीं रेक्टिफिकेशन हो, कहीं तो रेसिपी खाने के लिए लायक हो। अरे आप जिसको दम आलू बोल रहे हो उसको कोई तीसरे नाम से बेचे, लेकिन खाने लायक तो हो। अब दम आलू तो रहा नहीं, इतना क्रीम दही नींबू निचोड़ गया उसमें, नहीं दम ही निकल गया आलू का। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि बहुत ही मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूं कि मोदी और शाह को बीजेपी में आप तो नहीं मानते, लेकिन बीजेपी में उनको चाणक्य माना जाता है कि साहब बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं,
मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान जिता के 2014 में दिया अमित शाह ने, फिर 2019 में दिया। जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ करिश्मा अमित शाह कर देते हैं। अमित शाह का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, हो सकता है अमित शाह बंगाल में फेल हो जाए। भाई गुजरातियों के लिए मतलब महाराष्ट्र तो उनका एकदम पड़ोस है। अमित शाह जैसा आदमी जो कैलकुलेशन और डेटा से चलता है, सारा कुछ रिसर्च करता है, वो कैसे फेल हो रहा है महाराष्ट्र में? जब आपका अहंकार ज्यादा हो जाता है तो आपको जो डेटा देते हैं उसको भी आप मूर्ख समझने लगते हैं। यदि किसी ने जाके ये बोला कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने से उद्धव स्ट्रांग हो गया तो उस पर हंस रहे थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, बाहर के लोगों को इतना प्रवेश हो गया बीजेपी में कि ओरिजिनल बीजेपी अपने आप में सिकुड़ गई। बाहर के आने वाले सत्ता का मक्खन खाने के लिए आए। बाहर के आने वाले बूथ पे खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। जो संघ के लोग, जो संघ के संगठन से आते थे, संघ की शाखा से आते थे। बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या थी? बीजेपी का स्ट्रेंथ था संगठन। वो संगठन चरमरा गया क्योंकि बाहर के इतने लोग आ गए। बीजेपी ओरिजिनल, बीजेपी एमएनएस, बीजेपी सेना, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी एनसीपी, बीजेपी सेना, ऐसी 6 बीजेपी के अंदरूनी हो गई है। हर जिले में भयानक झगड़े हैं। लेकिन टाइगर 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 अगर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बहुत सीरियस है, और हालांकि अभी महाविकास अघाड़ी ने भी सीटें नहीं शेयर करी हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को बहुत सिंपैथी है, शरद पवार को सिंपैथी। मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ, एक बिग नेशनल पिक्चर। मैं महाराष्ट्र को वहीं बंद करता हूँ, महाराष्ट्र के टॉपिक को। अगर महाराष्ट्र में 48 में से 40 सीट नहीं आई, 20 सीट आ रही हैं, 15 सीट आ रही हैं, चलिए आप तो 8 बोल रहे हैं, मैं चलो 15 देता हूँ, तो फिर ये 272 तक मोदी जी कैसे पहुंचेंगे? अगर अगर हिंदी हार्टलैंड के नहीं, अगर हिंदी हार्टलैंड के बाहर महाराष्ट्र में और बंगाल में परफॉर्म नहीं किया, तो आपको लगता है कि कर्नाटक में 28 में से 26 जीत जाएंगे, आंध्र प्रदेश में 8-10 सीट मिल जाएंगी जो कभी नहीं मिली, वहां वोट परसेंट बहुत कम है, तेलंगाना में 4 जीती थी, 10 तो जीत नहीं लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी अगर महाराष्ट्र फंसता है तो मोदी का रथ फंसता है? फंस गया है सर, मोदी का रथ फंसता है नहीं, फंस गया। कर्नाटक में फंस गया, आंध्र प्रदेश में मोदी के चक्कर में टीडीपी का रथ फंस गया। ओहो, ओ, और तेलंगाना? तेलंगाना तो पहले ही कांग्रेस के साथ है, तो वैसे भी फंसा हुआ है, कांग्रेस की सरकार है। बीआरएस के लड़की, बीआरएस की कविता को अंदर करके वो भी बाकी बचा हुआ जो आंध्र प्रदेश की जो अस्मिता वाली बात है कि देखो हमारी लड़की को अंदर कर दिया, वो भी आपको लगता है मामला सामने आ गया है। 39 सीट्स, 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, बीजेपी को एक दो मिलती रही हैं। आपको लगता है बार बार मोदी जी तमिलनाडु जा रहे हैं, वहां पर अन्नामलाई भी है एक, जिसको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, क्या तमिलनाडु में 5-6 सीटें आ सकती हैं? क्या केरल में खाता खुल सकता है? क्या कुछ हो सकता है? व्हाट पॉजिटिव कुड बी फॉर मिस्टर मोदी? नहीं, नथिंग पॉजिटिव बट नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग। मोदी जी को पता है कि वहां नहीं हो रहा है तमिलनाडु में, लेकिन मोदी जी को यह भी पता है कि बंगाल में गड्ढा है, बिहार में गड्ढा है, यूपी में गड्ढा है, उनको वहां गड्ढा है, महाराष्ट्र में गड्ढा है, कर्नाटक में गड्ढा है। जो पिछले जगह पे जो गड्ढे नहीं थे वो गड्ढे हैं। क्या, मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है कि क्या गुजरात में बीजेपी के लोग लोकसभा की सीटें मिली हुई टिकट वापस कर रहे? क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? या टिकट के लिए लोग मरे जाते हैं या बीजेपी के लोग टिकट वापस कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या बीजेपी का वहां एंटी इनकम्बेंसी इतना बढ़ गया कि उनको भी लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे इसलिए वापस कर रहे हैं? ये बीजेपी के सीनियर नेता यदि सोच रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो क्या जहां जहां उनको बहुत एश्योरेंस है वहां भी तकलीफ है? अपने गृह राज्य में यदि ये स्थिति है तो बाकी राज्यों में इससे बदतर ही होगी गुरुजी। नहीं टाइगर, आप सही कह रहे हैं कि अगर मोदी और अमित शाह का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पर लोग टिकट वापस कर रहे हैं और या राजनीति छोड़ रहे हैं। नितिन पटेल ने तो राजनीति छोड़ दी, भी तौबा कर लिया। अगर ये हाल होम स्टेट में है और फिर हिंदी हार्टलैंड है, चलिए मान लिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब मोदी जी को दे दीजिए, उत्तराखंड दे दीजिए, हिमाचल दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में हम चलिए 70 सीट दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मोदी जी की गिनती 220-225 पे अटकी हुई है और इसलिए उनको 70-80 सीटें चाहिए।
और ये बंगाल और महाराष्ट्र अगर हम टाइगर मिला लें तो 90 सीटें हो जाती हैं, 48 प्लस 42। आपको फाइनल स्कोर क्या दिख रहा है? क्या मोदी 272 टच कर रहे हैं, 300 पार जा मैं रहे हैं? अभी भी 230 235 के रेंज में अटका हूं अभी भी। और फाइनल आकलन तो तभी होगा जब फॉर्म विड्रॉल के बाद जो फाइनल सूची लगेगी, जब 1-to-1 मार्किंग होगा, खासकर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में 1-to-1 मार्किंग होगा। मुझे तो अब छोटी छोटी जगह पे भी, हरियाणा में भी तकलीफ दिख रही है, मुझे राजस्थान में भी कुछ सीटों पे तकलीफ लग रही है, जिस हिसाब से सीटें फंसी हुई है अभी। दिल्ली राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के नतीजों को यदि देखे माइक्रो लेवल पे, तो 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत ज्यादा था। जी टाइगर, लास्ट कमेंट, लास्ट 1 लाइन का कमेंट दीजिए। क्या मोदी और शाह का जो गेम है वो उलझ गया है? बुरी तरह से उलझ गया है, नॉट उलझ गया है, बुरी तरह से उलझ गया है। और इस सुलझने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हर जगह जब भी प्रयास करते तो नई गांठ पड़ रही है। ओके, खासकर उस राज्यों में जहां बिहार हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो और महाराष्ट्र हो, या जितना सुलझने का प्रयास कर रहे हैं उतनी चीजें उलझते जा रही हैं। जी हाँ, जब 7 सीटें तो उनको दिल्ली में 7 में से 6 सीटें उनकी झोली में जा रही थी, केजरीवाल को जेल भेज के 7 सीटें भी फंसा ली। टाइगर आप आए और एक बात आपने कही कि महाराष्ट्र में अगर परफॉर्म नहीं किया तो ये रथ आपको कहीं ना कहीं दलदल में फंसता हुआ दिख रहा है, और आप कह रहे हैं कि रथ फंसेगा नहीं, फंस चुका है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। अब देखना है कि आने वाले 1.5-2 महीनों में मोदी ऐसी कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, क्योंकि अब तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं है इस बार। तो मोदी की नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? अपने को 230 या 235 की सीटों से 272 ले जाना या 300 की तरफ ले जाना? मोदी क्या करते हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। टाइगर ने एक बात कही है कि ना सिर्फ महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, बहुत कुछ फंस गया है, और केजरीवाल को जेल में डाल के बना बनाया दिल्ली भी बिगाड़ लिया उन्होंने। यानी जहां पर भी कुछ नया प्रयास मोदी करते हैं, गांठ पड़ जाती है। टाइगर, इतना खुलकर आप बोलते हैं कैमरे पर और बहुत ही आसानी से समझाते हैं। राजनीति अगर कोई कम समझे तो भी आपकी बात से समझ हो जाता है मोदी और अमित शाह की चाल। आप आए, इस प्रोग्राम में आए और समय निकाला आपने होली के मौसम में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग सो स्ट्रेट। इतना सपाट, सीधा और बेखौफ बात करते हैं टाइगर। सलूट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।